Very good morning, my dear students, and you're welcome in the online story of Park Public School. Yes, students, we hope you all are fine at your home, at your place. Please be safe at your home, be protected. Yes, student, as you know, this online tutorial of Park Public School platform is providing you quality of education during this lockdown. And students, in this video, in this lecture, you will cover each and every concept related to the CBSE as well as the competition. Okay, student, if you have not subscribed this channel, to kindly subscribe this channel first of all, and then let's come and start today's lecture. Yes, student, please come with full of energy and full of concentration for today's lecture, and please sit straight on your chair and open your notebook and maintain your notebook properly and write your notes neat and clean. Yes, student, let's start today's lecture. Yes, now students, today's topic is AC circuit with pure inductor. कल किया था हमने AC circuit with pure resistor, आज करेंगे with pure inductor. तो स्टेप्स बिल्कुल सेम है, सेम स्टेप्स को फॉलो करना. फर्स्ट स्टेप होता है डायग्राम बनाना, सेकंड होता है इक्वेशन ऑफ ईएमएफ, थर्ड होता है हमारा इक्वेशन ऑफ द करंट. एज इट इज स्टेप्स हैं, थोड़ा सा ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट है, हर पॉइंट को ध्यान से समझना. तो फर्स्ट स्टेप होता है बेटा डायग्राम बनाना. तो डायग्राम में हम क्या करेंगे, इंडक्टर बनाएंगे और सप्लाई कैसी देनी है, एसी सप्लाई देनी है. ठीक है, ये डायग्राम बन गया हमारा. सेकंड होता है बेटा इक्वेशन ऑफ ईएमएफ. इक्वेशन ऑफ ईएमएफ, अब ईएमएफ का मतलब होता है वोल्टेज. तो जो वोल्टेज की इक्वेशन है, वोल्टेज की इक्वेशन मतलब इनपुट, इनपुट है एसी. तो एसी की जो इक्वेशन होती है E = E0 sin ओमेगा t. ये इसकी इक्वेशन होती है. व्हाट दिस पॉइंट. अब थर्ड पॉइंट इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज द इक्वेशन ऑफ करंट. जो करंट की इक्वेशन है वो क्या है देखते हैं. कल हमने करंट की इक्वेशन बहुत इजीली बना दी थी. क्यों? क्योंकि कल हमारे पास रेजिस्टेंस था. वोल्टेज को अगर मैं रेजिस्टेंस से डिवाइड कर देता हूं तो मेरे पास करंट आ जाता है. बट आज मेरे पास रेजिस्टेंस नहीं है, बिकॉज आज इंडक्टर का यूज किया जा रहा है. इंडक्टर में रेजिस्टेंस नहीं होता. रेजिस्टेंस किसमें होता है, रेजिस्टर में. तो इंडक्टर में किसी टाइप का कोई रेजिस्टेंस नहीं होगा. व्हाट दिस पॉइंट. चलिए, तो इक्वेशन ऑफ करंट कैसे स्टार्ट करेंगे देखना ध्यान से. एज वी नो, हम अपनी नॉलेज को यूज करेंगे. यहां पर नॉलेज को कैसे यूज किया जाएगा, लेट्स सी. एज वी नो, हम क्या जानते हैं, यहां पर ध्यान से देखो. हम जानते हैं कि जो ईएमएफ है, ईएमएफ का क्या क्वेश्चन था, फॉर्मूला हमने किया था -L di/dt. याद करो, सेल्फ इंडक्टेंस के अंदर हमने किया था EMF = -L di/dt. ये हमें ऑलरेडी पता है. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें हमको एक पॉइंट और पता है इंडक्टर का, कि जितना तुम इसको इनपुट दोगे ये उतना ही अपोज करेगा. तुम इसे अप्लाइड ईएमएफ दोगे, ये अपोज करेगा इंड्यूस्ड ईएमएफ बनाकर. ठीक है, तुम इसे अप्लाइड करंट दोगे, ये अपोज करेगा इंड्यूस्ड करंट बनाकर. ठीक है, हमेशा ये अपोज करता है, ये हम बहुत अच्छे से जानते हैं. तो इसके कारण हम यहाँ पर लिख सकते हैं, बट applied EMF is equal to minus of induced EMF. याद रखना, applied EMF, ये applied है, applied EMF is equal to minus of induced EMF. Applied EMF is equal to negative of इंड्यूस्ड ईएमएफ. बेटा तुम्हें दिखाई दे रहा है या चेंज करो डायरेक्शन. ठीक है, अब इसको थोड़ा ध्यान से समझो. इक्वेशन ऑफ करंट को स्टार्ट कर रहे हैं, तो सिंपल, बिल्कुल सिंपल है. कैसे, ईएमएफ का फॉर्मूला हमें ऑलरेडी पता है. फिर हमारी नॉलेज कहती है कि इंडक्टर लगा हुआ है, तो इंडक्टर हमेशा अपोज करता है. जितना तुम अप्लाइड ईएमएफ देने की कोशिश करोगे उतना ही तुम्हें अपोज करेगा इंड्यूस्ड ईएमएफ बनाकर. अपोज के लिए नेगेटिव साइन आ गया. अब देखो, ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है, दैट इज द इंड्यूस्ड ईएमएफ.
इसकी वैल्यू हमारे पास है, पुट कर दो इसकी वैल्यू पुट करते हैं इसकी, क्या वैल्यू आएगी, माइनस एल डी आई बाई डी टी। यहाँ पे बच्चा गलती कर जाता है, फिर डेरिवेशन गलत हो जाती है उसकी। क्या गलती कर जाता है, वो ये तो जानता है कि इंड्यूस ईएमएफ के आगे नेगेटिव लगाना है, पर ये नहीं पता उसको कि यहाँ पर 2 बार नेगेटिव लगता है, क्योंकि एक अप्लाइड ईएमएफ अपोज कर रहा होता है, फिर ऊपर से इंड्यूस ईएमएफ की जो वैल्यू होती है वो खुद भी नेगेटिव होती है, तो नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है फाइनली। तो देखिएगा आगे सॉल्व करते हैं इसको। अब मुझे क्या करना है बेटा, मुझे तो करंट चाहिए, तो करंट बनाने के लिए मैं इसी इक्वेशन को यूज करूंगा। dt को इधर लेकर आता हूं, EA dt, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो गया, L di। करंट चाहिए मुझे, EA dt डिवाइडेड बाय L di। अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर दूं तो di किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, करंट में, I में। तो इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड, इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड इसको इंटीग्रेट कर दें तो क्या आएगा बेटा, और ईएमएफ की वैल्यू पुट कर दो। यहां से देखो ईएमएफ की वैल्यू है E नॉट sin ओमेगा t, तो ये आ जाएगा बेटा E नॉट sin ओमेगा t dt डिवाइडेड बाय L। ये आ गया इंटीग्रेशन का साइन, इधर भी आ जाएगा इंटीग्रेशन का साइन डी आई। क्लियर है यहाँ तक? डी आई इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, आंसर है डी आई कन्वर्ट हो जाएगा आई में, दिस इंप्लाइज डी आई से बन जाएगा आई इज इक्वल टू, कांस्टेंट बाहर लिख लो ई नॉट और एल, ये दोनों ही कांस्टेंट है, तो ई नॉट बाय एल बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन में क्या रह जाएगा, sin ओमेगा t dt, ये इंटीग्रेशन हो जाएगा। क्लियर? चलिए आगे अब इंटीग्रेशन कंप्लीट करो इसका, तो i आ जाएगा मेरे पास, i इज इक्वल टू e नॉट बाय l, साइन का इंटीग्रेशन आएगा बेटा माइनस cos ओमेगा t मल्टीप्लाई ओमेगा, माइनस cos ओमेगा t मल्टीप्लाई बाय ओमेगा, ये आ जाएगा। कुछ रह तो नहीं गया? नहीं, क्लियर है। चलिए ओमेगा भी कांस्टेंट है तो इसको भी बाहर लिख लो, i इज इक्वल टू e नॉट ओमेगा डिवाइडेड बाय l, और नेगेटिव बाहर आ गया, cos ओमेगा t आ गया। अब इसको कंपेयर करो इस इक्वेशन के साथ, इस इक्वेशन के साथ कंपेयर करने में क्या होगा, e इक्वल टू नॉट sin ओमेगा t, यहां पर फंक्शन है sin का और यहां पे फंक्शन आ गया cos का, तो cos को चेंज करो। cos को sin बनाने के दो मेथड्स रहते हैं, 90 प्लस थीटा या 90 माइनस थीटा करते हैं। तो यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर हम करेंगे 90 माइनस थीटा। ओके, i इज इक्वल टू माइनस e नॉट ओमेगा l, i इज इक्वल टू माइनस e नॉट ओमेगा l, cos की जगह लिख दो sin, 90 की जगह हो जाता है पाई बाय 2, 90 माइनस ओमेगा t, तो 90 माइनस थीटा करके मैंने cos को किसमें बदल दिया, sin में बदल दिया, ट्रिग्नोमेट्री लगा ली यहां पे। अब ये क्या आ जाएगा बेटा, i इज इक्वल टू माइनस को अंदर ले जाओ, e नॉट ओमेगा l sin पाई ओमेगा t माइनस पाई बाय 2, माइनस को अंदर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, इधर ध्यान से देखना थोड़ा। यस, माइनस e नॉट ओमेगा बाय l cos ओमेगा t था, cos ओमेगा को sin बना दिया। कैसे बनाया, 90 माइनस थीटा करके, 90 प्लस भी कर देते हैं, 90 माइनस भी अभी मैं बताता हूं ऐसा क्यों हुआ।
ठीक है, फिर माइनस जो बचा हुआ था उसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2 आ गया। यहाँ पर साइन ओमेगा टी का, यहाँ पर साइन ओमेगा टी के साथ कुछ माइनस भी हो रहा है। अभी मुझे एक बात बताओ, ये इक्वेशन बन गई करंट की, करंट की इक्वेशन आ गई है ये, लेकिन स्टिल हमने अभी वैल्यू निकालनी है। हम पूछते हैं फॉर मैक्सिमम वैल्यू, फॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट आई की मैक्सिमम वैल्यू कैसे आएगी? हम कहेंगे आई की मैक्सिमम वैल्यू आएगी अगर साइन का जो थीटा है 90 हो जाए, साइन 90 1 होता है, मैक्सिमम होता है। तो यहाँ पर लिखते हैं इफ ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री, अगर ऐसा हो जाए इसकी वैल्यू 90 डिग्री के इक्वल हो जाए तो मुझे मैक्सिमम वैल्यू मिल जाती है किसकी? साइन। अब साइन की मैक्सिमम वैल्यू कैसे मिलेगी? बेटा तुम्हें क्लियर हो रहा है? कोई पॉइंट रिपीट करूं? सिंपल इंटीग्रेशन किया, इंटीग्रेशन से करंट की वैल्यू आ गई। अब यहां तक हमने करंट की इक्वेशन तो निकाल ली है, बट हम चाहते हैं इसकी मैक्सिमम वैल्यू देखना। तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए मैं इसके थीटा को 90 डिग्री कर देता हूं। अब 90 डिग्री करने पे क्या होगा, ये i की वैल्यू क्या आ जाएगी? i इज इक्वल टू, ये तो सारा 1 हो जाएगा, बचेगा क्या? e नॉट ओमेगा l, क्या बचेगा? e नॉट ओमेगा l। और जो मैक्सिमम वैल्यू होती है जिसको तुम पीक वैल्यू भी बोलते हो, उसको रिप्रेजेंट करते हैं नोट लगाकर। जैसे यहाँ पर ई नोट लगा हुआ है, देखो ई नोट का मतलब है पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ। ठीक है, ऐसे ही अगर ये मैक्सिमम वैल्यू है करंट की तो इसको किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं आई नोट से। तो याद रखना बेटा, इस चीज को याद रखना, आई नोट की वैल्यू तुम्हें मिल रही है यहाँ पर ई नोट ओमेगा बाय एल। तो अगर मैं इस वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दूं, अगर मैं इस वैल्यू को इसमें पुट कर दूंगा तो मुझे प्रॉपर इक्वेशन मिल जाएगी। तो इस इक्वेशन को कुछ नंबरिंग दे दो, 1 नंबर दे दो इसको, और वैल्यू को पुट कर देते हैं, थोड़ा सा रफ कर लेते हैं कहीं से। यस सर, ये ऊपर वाली लाइन को रफ कर रहा हूं मैं। देखो वैल्यू को पुट करने पर क्या आ जाएगा? i इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। चलिए यहां तक क्लियर हो गया? और मतलब ये अब देखिए इसके साथ कंपेयर करो एक बार, कंपेयर करके देखो E इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी, I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। मतलब क्या हुआ कि करंट में जो वैल्यू आ रही है उसमें कुछ माइनस हो रहा है। माइनस होने का मतलब है बेटा यहाँ पर कि करंट पीछे है किसी से? वोल्टेज से। अगर मैं वोल्टेज की ईएमएफ की बात करूं तो ईएमएफ देखो आगे चल रहा है और करंट 90 पीछे चल रहा है। 90 डिग्री का गैप है इसके बीच में, वोल्टेज के बीच में और करंट के बीच में। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना बेटा। इंडक्टर के केस में, जो इंडक्टर तुमने यहाँ पर बनाया हुआ है, इसके केस में क्या होता है कि इंडक्टर करंट को आने नहीं देता इजीली। अब जैसे ही तुम इसके अंदर अब अप्लाइड ईएमएफ दोगे, ये ऑपोजिट ईएमएफ बनाता है जिसको तुम इंड्यूस ईएमएफ बोलते हो। तुम इसके अंदर अप्लाइड करंट देते हो, ये इंड्यूस करंट बनाकर उसको कैंसिल कर देते हैं। कहने का मतलब ये है कि ये करंट को इतना इजीली एंटर नहीं होने देगा। ठीक है, ये अपोज करेगा पहले करंट को, उसके बाद करंट को आने देगा। और ये अपोज कब करता है? ये बातें भी हमने कर ली हैं। ये अपोज तब करता है जब तुम वैल्यूज को चेंज करते हो, करंट को धीरे धीरे इंक्रीज कर रहे हो या करंट को डिक्रीज कर रहे हो। ठीक है, लेकिन अगर एक कांस्टेंट करंट मिलने लग जाए इसको, फिर ये अपोज नहीं करता। जैसे ही तुमने स्विच ऑन किया, मानो
स्विच ऑन करोगे तो करंट धीरे 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 इंक्रीज होगा, फिर मैक्सिमम वैल्यू पर आएगा, कांस्टेंट वैल्यू पर आएगा। तो जब वो इंक्रीज होगा या स्विच ऑफ किया, जब वो करंट डिक्रीज होगा, उस टाइम ये इंडक्टर अपोज करेगा। ठीक है। अब एसी करंट में तो कांस्टेंट वैल्यू आती ही नहीं है, बार बार इंक्रीज डिक्रीज हो रही है, क्योंकि एसी करंट है, पॉजिटिव नेगेटिव चेंज होते रहेंगे, तो ये हमेशा उसको अपोज करता रहेगा। पॉइंट को समझ पा रहे हो? तो करंट वोल्टेज से कितना पीछे हो जाएगा, तो हम कहेंगे करंट वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे चलेगा। ध्यान से समझना इस पॉइंट को, करंट वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे चलेगा। कहने का मतलब है कि करंट में और वोल्टेज में फेज का डिफरेंस आ जाएगा। मैंने कल भी बताया था ना, ये जो एंगल होता है ना, साइन के साथ जो एंगल होता है, यहाँ पर भी साइन के साथ एंगल है। वोल्टेज की इक्वेशन में चेक करो, करंट की इक्वेशन में चेक करो, दोनों इक्वेशन में साइन के साथ जो एंगल है उसको हम फेज बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड द फेज। अब कल जो हमने किया था प्योर रेजिस्टर में दोनों एंगल सेम थे, ओमेगा टी। अगर दोनों एंगल सेम थे, दोनों इक्वेशंस में एंगल सेम थे, तो हमने ये कहा था कि इन दोनों में कोई फेज डिफरेंस नहीं है। आज अगर मैं चेक कर रहा हूं तो वोल्टेज में और करंट के एंगल्स में कुछ डिफरेंस है। वोल्टेज का एंगल है ओमेगा टी, करंट का एंगल है ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। तो इसका मतलब करंट का जो एंगल है वो 90 पीछे है, माइनस है ना, माइनस पाई बाय 2, मतलब वोल्टेज में और करंट में फेज डिफरेंस है। फेज डिफरेंस का मतलब ये दोनों साथ साथ नहीं चल रहे, इनमें आगे पीछे हो गए हैं। वोल्टेज आगे निकल गई है, करंट पीछे हो गया। कितने डिग्री करंट पीछे हो गया, तो आंसर है 90 डिग्री पीछे हो गया। तो ये इक्वेशन, ये कैलकुलेशन करंट की तुम्हें अच्छे से आनी चाहिए बेटा। इक्वेशन ऑफ करंट निकालना इंडक्टर के अंदर इंपॉर्टेंट पार्ट माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर इक्वेशन आ गई है करंट की, ये करंट की तुम्हारे पास इक्वेशन आ गई है। तो अब इसके बाद का जो स्टेप है, इसके बाद का स्टेप है कि हमें इसमें फेज डिफरेंस बताना है। देखो थर्ड स्टेप पे तुमने क्या किया, थर्ड स्टेप पे तुमने कैलकुलेट किया इक्वेशन ऑफ करंट को। अब बात करेंगे फोर्थ स्टेप की, स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 में लिखो, स्टेप नंबर 4 में हम ये बताते हैं कि कोई फेज डिफरेंस है या नहीं है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर देखिए, फोर्थ में हम लिखेंगे देयर इज अ फेज डिफरेंस ऑफ पाई बाय 2। कितने का फेज डिफरेंस आएगा, पाई बाय 2 का फेज डिफरेंस है, 90 डिग्री का फेज डिफरेंस है। अब ये भी लिखना पड़ेगा कि कौन आगे चल रहा है 90 डिग्री, कौन पीछे चल रहा है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे EMF मीन वोल्टेज, वोल्टेज लीड कर रही है और जो करंट है वो लैग कर रहा है। कितने से, बाय पाई बाय 2 से। कितने से लैग कर रहा है वो, पाई बाय 2 से। मतलब करंट पीछे हो जाता है, कितना पीछे हो जाता है, 90 डिग्री पीछे हो जाता है, और EMF आगे निकल जाती है, उसको लीड कर जाती है। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना बेटा। अब फिफ्थ स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है इसका, फिफ्थ स्टेप। तो हम कहेंगे कि हमने फिफ्थ स्टेप क्या किया था कल, तो आंसर है कि फिफ्थ स्टेप पे जो हम करते हैं वो हम निकालते हैं ऑपोजिशन फैक्टर। ऑपोजिशन फैक्टर, ठीक है बेटा, यहां तक बताइए, कोई डाउट है तो बताइए मुझे। ये समझ आया कि कौन लीड कर रहा है, कौन लैग कर रहा है? कोई डाउट? यस हरिया, क्लियर है यहां तक? चलिए, तो अब हम पहुंचते हैं ऑपोजिशन फैक्टर में कि ये ऑपोजिशन फैक्टर क्या है। लेट्स सी, देखते हैं इसको ऑपोजिशन फैक्टर।
अब ऑपोजिशन फैक्टर में तुम्हें एक वैल्यू तुमने अभी अभी कैलकुलेट करी है, वो काम आने वाली है। देखते हैं बेटा, ऑपोजिशन का मतलब समझो पहले तो। ऑपोजिशन होता क्या है? अब रेजिस्टर के केस में ऑपोजिशन होता है, रेजिस्टेंस करंट को अपोज करते हैं। इंडक्टर के केस में हम रेजिस्टेंस तो नहीं बोल सकते। अगर हम रेजिस्टेंस नहीं बोलते तो इसका एक नामकरण करते हैं, एक नया नाम दे देते हैं इसको, और उसको बोलते हैं, क्या बोलेंगे इसको? इंडक्टर के केस में बोलेंगे रिएक्टेंस। और इंडक्टर के केस में बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। इसको रिप्रेजेंट करते हैं x से, और इंडक्टर होने के कारण नीचे इसके पैर में लिखते हैं L। समझ आया वर्ड? ऑपोजिशन फैक्टर जो इसमें अपोज करेगा उसको रेजिस्टेंस नहीं बोलना, उसको क्या बोलना है? रिएक्टेंस। इंडक्टर है तो हम बोलेंगे इंडक्टिव रिएक्टेंस, रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल X से, और यहाँ पे लिखेंगे L। जब यहाँ कैपेसिटर लगा देंगे तो इसको बोलेंगे कैपेसिटिव रिएक्टेंस। फिर उसको भी रिप्रेजेंट X से करेंगे, लेकिन उसके पैर में छोटा सा C लिख देंगे कैपेसिटर के लिए। तो आई होप कि तुम्हें समझ आ गया होगा। तो बेटा है तो ये भी ऑपोजिशन, जैसे रेजिस्टेंस ऑपोजिशन होता है, ऐसे ये भी ऑपोजिशन फैक्टर है। ठीक है, ऑपोजिशन का फॉर्मूला हमेशा याद रखना ओम्स लॉ से। ओम्स लॉ क्या कहता है? ओम्स लॉ कहता है V = IR। अब V = IR, इसमें ऑपोजिशन कहां पर है? R। तो R निकालने का, ऑपोजिशन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? वोल्टेज डिवाइडेड बाय करंट। जब भी तुम वोल्टेज को करंट से डिवाइड करोगे तो तुम्हें ऑपोजिशन मिलेगा। रेजिस्टर है तो रेजिस्टेंस का मिलेगा, इंडक्टर है तो रिएक्टेंस का मिलेगा, कैपेसिटर है तो भी रिएक्टेंस का मिलेगा। तो अब वोल्टेज को करंट से डिवाइड करो तो XL का फॉर्मूला क्या आएगा? वोल्टेज क्या है तुम्हारी? वोल्टेज है E, यहां पर लिखते हैं पीक वैल्यू। तो पीक वैल्यू कितनी है? E0 डिवाइडेड बाय करंट I0। I0 का फॉर्मूला मैंने अभी अभी तुमसे ड्राइव करवाया। तो क्या फॉर्मूला था I0 का? कौन बता रहा है मुझे? I0 का फॉर्मूला तुमने बेटा अभी लिखा है, डिवाइडेड बाय L यहां पर था। क्या फॉर्मूला था? कौन बता रहा है? जल्दी बताइए। I0 का फॉर्मूला E0 ओमेगा डिवाइडेड बाय L। याद है या भूल गए? ठीक है, अब सॉरी, I0 का फॉर्मूला ये, बट I0 = दिस, पुट कर दो इसको। XL कितना आ जाएगा? XL आ जाएगा E0 डिवाइडेड बाय E0 ओमेगा, L ऊपर चला जाएगा तो E0 से E0 कैंसिल हो जाएगा। व्हाट इज दिस पॉइंट? कुछ गलत कर हो गया? कुछ गलती तो नहीं हो गई? E0 का ये फॉर्मूला था ना? नहीं, E0 का फॉर्मूला था, E0 का फॉर्मूला चेक करना भी हमने क्या निकाला? E0 का फॉर्मूला बताना, देखिए। E0 का फॉर्मूला हमने कुछ गलत तो नहीं कर दिया? मुझे लग रहा है E0 का फॉर्मूला है डिवाइडेड बाय L ओमेगा। ये फॉर्मूला है E0 का। आई थिंक कहीं छोटी सी गलती कर गए हम, एक बार चेक कर लेना। मैं तुम्हें स्टेप बता रहा हूँ कौन सी गलती है, चेक कर लेना। अब क्योंकि हम रफ कर चुके हैं, जहां पर हमने इंटीग्रेशन किया है, इंटीग्रेशन में जब मैंने इंटीग्रेट किया sin ओमेगा t को, तो हमने क्या लिखा? cos ओमेगा t मल्टीप्लाई ओमेगा लिख दिया। आई थिंक इंटीग्रेशन में डिवाइड में आएगा, वो डिफरेंशिएशन वाला स्टेप कर गए हम शायद जल्दी में। तो ध्यान रखना, अगर हमने मल्टीप्लाई कर दिया ओमेगा को तो वहां पे डिवाइड कर देना। ओमेगा मल्टीप्लाई नहीं होगा इंटीग्रेशन में, डिफरेंशिएशन आएगा तो चलिए फेजर डायग्राम देखिए एक बार।
बेस लाइन होती है, ये मैंने इतना लाइन बना दी ईएमएफ की, ये पीक वैल्यू हो गई ईएमएफ की, और ये वाली हो गई इंस्टेंटेनियस वैल्यू की। ये देखो, ये होती है पीक वैल्यू, ये होती है इंस्टेंटेनियस वैल्यू, मतलब टी टाइम पर वैल्यू होती है। अब ये वाला जो एंगल होगा बेटा, ये वाला एंगल होगा ओमेगा टी, ठीक है। ईएमएफ बेस लाइन से ओमेगा टी ऊपर है, बट अगर मैं करंट की इक्वेशन बनाऊं तो ओमेगा टी से 90 पीछे है, मतलब ये ओमेगा टी है तो ये ओमेगा टी है, तो ओमेगा टी से 90 पीछे आ जाएगा, तो ये 90 डिग्री पीछे। तो ये है करंट आई नॉट, और ये अगर वैल्यू चेक करें तो ये आई, तो ये करंट है। ये जो इक्वेशन, ये जो लाइन है, इसकी लाइन है E = E नॉट sin ओमेगा टी, ये जो लाइन है ये इसकी है I = I नॉट sin -π/2। यस बेटा, क्लियर हुआ तुम्हें यहाँ तक? ठीक है, आज का टॉपिक बस इतना ही है। मैं तुम्हें एक बार वेव डायग्राम दोबारा से क्लियर कर देता हूँ, बच्चों को वेव डायग्राम में बहुत प्रॉब्लम रहती है। वेव डायग्राम सिंपल है, बनाना भी सिंपल है, ज्यादा लंबा फंडा नहीं है। देखो मैं दोबारा बना देता हूँ इसको। वेव डायग्राम है, ये गलत नहीं होना चाहिए क्योंकि मैं इसमें इतना फोर्स इसलिए दे रहा हूँ, इसमें न्यूमेरिकल्स भी आएंगे तुम्हारे। ये बेटा हमने एक लाइन लगा ली है। स्टार्टिंग कैसे करनी है तुमने वेव डायग्राम की? सबसे पहले ईएमएफ की इक्वेशन बना लो। ये तुमने ईएमएफ की इक्वेशन बना दी, कोई इक्वेशन कह रहा हूं, वेव बना दी। तो ये ईएमएफ की वेव है, तो ये कितनी होगी? E = E0 sin ओमेगा टी। ये वेव इस इक्वेशन की है। अब मैंने तुम्हें कहा कि ये 0 से लेके t टाइम तक, एक साइकिल कितने टाइम में पूरा करती है? t टाइम में। और एक साइकिल के अंदर कितने डिग्री एंगल होता है? 360 डिग्री एंगल होता है। ये जो एक वेव बनती है कितने डिग्री एंगल में बनती है? 360 डिग्री। तो इसके 4 चैम्बर बना लो, 4 पार्ट कर दो इसके। देखो ये पार्ट हो गया बेटा 90 डिग्री, ये पार्ट कितना हो गया? 180 डिग्री, 0 से 90, फिर 90 करोगे 180। ये वाला पार्ट कितना हो गया? 270 डिग्री, और ये वाला पार्ट कितना हो गया? तो आंसर है ये वाला पार्ट हो गया 360 डिग्री। 4 पार्ट हो गए। अब जो करंट की इक्वेशन की वेव बनाओगे वो ये वाली इक्वेशन की वेव बनेगी। इस इक्वेशन की अगर मैं वेव बनाऊं तो ये इक्वेशन 90 डिग्री पीछे चल रही है। किससे पीछे चल रही है? ईएमएफ से। अगर ये ईएमएफ से 90 डिग्री पीछे चल रही है तो यहां से स्टार्ट करते हैं -π/2, 90 पीछे कर दी। ये 0 थी, ये 90 पीछे कर दी, -π/2। तो इसको यहां पर जोड़ो पहले, ठीक है, इस पॉइंट पे जोड़ दिया इसको माइनस। अब जब ये फुल थी, ये 0 थी, अब ये 0 है तो ये फुल है, उसके बाद ये फुल हो जाएगी, ये देखना 0 हो जाएगी, ठीक है। और उसके बाद जब ये 0 होगी तो ये फुल हो जाएगी, ये फुल हो गई है, ये 0 थी तो ये फुल। चलिए ठीक है, तो ये बहुत सिंपल हो जाता है इक्वेशन को बनाना। कैसे बनाई हमने इक्वेशन? देखो 90 डिग्री के पार्ट्स कर दिए और करंट की इक्वेशन 90 डिग्री पीछे से शुरू करी, ठीक है। जब वो फुल थी तो वो 0 थी, वो 0 थी तो उसको फुल कर दिया। एक टाइम पे एक 0 एक फुल, एक 0 एक फुल ऐसे चलाना, ठीक है। जब वो फुल है तो उसके 0 पे तुम एक डॉट लगा दो, ये 0 है तो इसके एक फुल पर एक डॉट लगा दो। उसी 90 डिग्री के जो तुमने पार्ट्स बनाए उसी लाइंस पे डॉट लगा दो और उसको वैल्यू जोड़ो। तो ये बन गई तुम्हारी इक्वेशन। और ये वाली जो वेव है ये किसको रिप्रेजेंट करेगी? I = I0 sin ओमेगा टी -π/2। क्लियर है स्टूडेंट यहाँ तक? चलिए आज की बस क्लास इतनी रहेगी, ठीक है। ये टॉपिक अच्छे से कर लेना, क्लियर हो जाएगा। ओके बेटा, टेक केयर, बाय।